नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत की एक बड़ी जीत हुई है। ब्राजील के ब्रिक्स समिट में चाइना ब्लॉक नहीं कर पाया इस बार पहलगाम आतंकवाद हमले का मेंशन। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, कहीं ना कहीं भारत का जो तिब्बत को लेकर स्टांस है और साथ ही साथ जो रीसेंट क्वाड मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से ओपनली पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया, उसको लेकर चाइना ने एक कदम पीछे लिया है। और इस बार के ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले, एक्चुअली मैं कहूंगा पहलगाम मैसेकर का मेंशन प्रॉपरली किया गया है, इसकी निंदा भी हुई है। नाउ ये जो इशू है ना, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब एससीओ की मीटिंग हुई। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, इसकी मीटिंग होती है चाइना में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाते हैं चाइना में और फाइनल स्टेटमेंट में पाकिस्तान चाइना की वजह से पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन नहीं होता। भारत इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर देता है। इंटरनेशनल न्यूज बनती है। उसके बाद यूएस में होती है क्वाड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। वहां पर पहलगाम हमले का मेंशन किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में भी प्रॉपरली पहलगाम हमले का मेंशन किया गया। अब आप में से अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि खुल के ये क्यों नहीं बोला कि यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है वगैरह। अब देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादी इन्वॉल्व थे यहाँ पर। गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश कर पाना ना, और ब्रिक्स समिट में ओवरऑल रिटर्न फॉर्म में लिख पाना, ये ट्रिकी होता है। इवेंचुअली हम करेंगे। आप देखोगे अगर एक टाइम पर 26/11 हमला जो हुआ था भारत में, उसके बारे में बात करते वक्त कई देश पाकिस्तान का मेंशन नहीं करते थे, मगर एक टाइम पे आकर धीरे धीरे यूएसए ने भी काफी बार 26/11 हमले का जब मेंशन किया, तब साथ में पाकिस्तान का भी मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। टाइम लगेगा बट इवेंचुअली इट विल हैपन। अभी के लिए तो मैं यहाँ पे साफ साफ बोल दूं, ब्रिक्स समिट और जो क्वाड की मीटिंग हुई है, दोनों, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। दोनों में जो ये निष्कर्ष निकल के आया है ना, उससे एक बात साफ हो जाती है। एससीओ का आज के समय जो महत्व है बहुत कम हो चुका है। सिंस पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करेगा, एससीओ हमेशा एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला ग्रुप बन के रह जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा, इस बार का जो ब्रिक्स का समिट है ये होस्ट कर रहा है ब्राजील, मगर जो फोटो सामने आई है वहां पर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग कहाँ पे हैं? देखिए, इस बार का जो समिट है ये पुतिन और शी जिनपिंग अटेंड नहीं कर रहे। बाकी ऑब्वियसली जो कंट्रीज की पार्टिसिपेशन है वो तो यहाँ पर बिल्कुल है। चाइना और रशिया को रिप्रेजेंट किया गया है इन दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स द्वारा। रशिया के लावरोव यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी पीएम मोदी ब्राजील में कैसे पहुंच गए, तो आज के समय मोदी जी 5 कंट्रीज के टूर पे हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं इन द पास्ट। सबसे पहले ये गए थे घाना में, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, अब ब्राजील गए हैं ये, और फाइनली ये जाएंगे नामीबिया में। नामीबिया का मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वगैरह कुछ ना कुछ मैं अपलोड करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नामीबिया। 11% ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई नामीबिया से ही आती है। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। इस विजिट को भी मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा। बट अभी के लिए हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। एक बड़ी जीत यहां पर भारत की ये हुई है कि पालगाम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप देखिए इस ब्रिक्स समिट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ट्रंप ने सीधा सीधा यहां पर यह बोल दिया कि कोई भी देश अगर अलाइनमेंट करता है अपनी ब्रिक्स के साथ, और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स इनके हिसाब से एंटी अमेरिकन है। नाउ अगेन, अभी तक ब्रिक्स ने कोई एंटी अमेरिकन स्टेप चला नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर कुछ कंट्रीज हैं जो डॉलर को त्याग देने की बात करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्लादिमीर पुतिन इसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुला डे सिल्वा, उन्होंने भी ये बात यहां पर कही है कि दुनिया को डॉलर के बियॉन्ड देखना होगा। बट आप ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन कह नहीं सकते। मगर ट्रंप ने यह कह दिया है कोई भी देश ब्रिक्स जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा है, ब्रिक्स का साथ देगा तो एडिशनल 10% टैरिफ मैं लगाऊंगा। नाउ फनी बात मुझको यहां पर ये लगती है, अगेन मैं इसलिए बोलता हूं, ट्रंप की धमकियां ये वो वगैरह, ना सिर्फ अमेरिकन, पूरी दुनिया यहां पर बोल रही है कि इतनी खोखली लगती है। कुछ महीने पहले कुछ और बात कह रहे थे। ये जरा आप देख पाओगे, ये ट्रंप की ट्वीट है कुछ महीने पुरानी। यहां पर लिखा है कि जो आइडिया है कि ब्रिक्स कंट्रीज अब डॉलर से हटना चाहती हैं, ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहती हैं, तो मैं ये सब होने नहीं दूंगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों को लिखित रूप में मुझे आश्वासन देना होगा कि ये कभी भी डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये कुछ महीने पहले की ट्वीट है। ट्रंप का जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पे आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर 100% से
गिर के अब पहुंच गए हैं 10% पर। इसलिए मैं आई मीन मैंने कभी भी ना इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी एक बड़े लीडर की स्टेटमेंट में। अगर मान लो धमकी देनी थी, क्योंकि घूम फिर के धमकियां हैं, ये ना 10% लगना है ना 100% लगना है, लगेगा भी तो आपको पता है कुछ महीने तक होगा, फिर काफी हद तक यू टर्न ये ले लेंगे। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा ट्रम्प को एक यूनिफॉर्मिटी तो रखनी चाहिए कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी देनी है तो टैरिफ का जो यहाँ पे थ्रेट है ये यूनिफॉर्म रहे। तो अगेन ट्रम्प के थ्रेट को लेकर किसी ने कुछ सीरियसनेस दिखाई नहीं, उल्टा ब्रिक्स कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की निंदा करी है जॉइंट स्टेटमेंट में। और भारत ने भी, ना सिर्फ भारत, ऑब्वियसली इंडिया, चाइना, रशिया, तीनों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की निंदा करी है। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, ब्रिक्स लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स और यूनिलैटरल सैंक्शंस की निंदा करी है। और अगेन देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा ये भी शेयर करना चाहता हूँ, एज ए पर्सन हु कवर्स जियो पॉलिटिक्स, मेरे लिए ना ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्योंकि यूजुअली जब यूएस प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं ना तो कुछ वजन होता है उसके पीछे, एक आप मान के चलते हो कि दिस विल बी द पॉलिसी। मगर इतने फ्लिप फ्लॉप्स हो रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ मजाक बन के रह गया है, एंड इट्स रियली सैड टू सी। और आप अगर जो ब्रिक्स लीडर्स हैं इनकी स्टेटमेंट देखोगे तो ओपनली यहाँ पे जो टैरिफ्स का मिसयूज किया जा रहा है यूएस द्वारा, इसकी निंदा करी गई है। ये भी मेंशन किया गया है कि स्टारवेशन, भुखमरी को एक वॉरफेयर का टैक्टिक यूज किया जा रहा है, हम इसके अगेंस्ट है। ये ऑब्वियसली जो गाजा में सिचुएशन है उसके बारे में बात की जा रही है। ये गाजा के साथ जो हो रहा है, प्राइमरली जो इजराइल की वहां पर डिफेंस फोर्स कर रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। और फाइनली जो एयर स्ट्राइक्स करी गई थी ईरान पर, यह वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। अब एक बार सोच कर देखना, पाकिस्तान पे हमने खूब सारी स्ट्राइक्स करी, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि वो स्ट्राइक्स लेजिटिमेट थी, करनी चाहिए थी, इसलिए वहां पर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं मिलेगा। ये भारत की एक और बड़ी जीत है कि किसी भी समिट में आप देख लीजिए, जो हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं उसकी कहीं भी निंदा नहीं करी गई। और इस बार के समिट में आप ये भी देखोगे कि ब्रिक्स देशों ने यह भी ओपनली कहा है कि डब्ल्यूटीओ की जो इंपॉर्टेंस है बिल्कुल हट गई है। कोई भी कंट्री, आई मीन प्राइमरली यूएस को अगर हम देखें, कभी भी मन करता है किसी पर भी टैरिफ इंपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ की इंपॉर्टेंस को वापस सेंटर स्टेज पे लाना होगा, या फिर एक संगठन होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ वगैरह को रेगुलेट करे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कभी भी कोई नेता उठ के कुछ बोल देता है कि मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा, उससे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। लोगों का विश्वास इस तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उससे धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। सो अगेन, जो ब्रिक्स समिट हुआ है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनली गाजा में जो हो रहा है उसकी निंदा करी गई, ईरान पे जो अटैक्स हुए हैं उसकी निंदा करी गई। यूएस, इजराइल दोनों इस बार के ब्रिक्स समिट को देखकर खुश नहीं होंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने इस बार के ब्रिक्स समिट में इजराइल को बिल्कुल नहीं बचाया, कहीं से भी हमने इजराइल का मेंशन ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करी। ना मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इजराइल का मेंशन बिल्कुल भी भारत ने सिंस यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया, क्या ये सही डिसीजन था, या फिर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिंस इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं भारत के, हम यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन कर सकते थे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे यहाँ पर सवाल पूछूंगा, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, कि वो कौन सी आखिरी इंडियन नेवी की वॉरशिप है जो हमने एक फॉरेन बिल्डर से परचेज करी है। आखिरी बार है जब किसी विदेशी कंपनी से हमने एक वॉरशिप परचेज करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, या फिर आईएनएस तमाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं, और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा,
ज़्यादातर जो ये कोर्सेज़ हैं बहुत ज़्यादा महँगे होंगे, सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज़ बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।